नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और नया वीडियो। आज आपके 4 जुलाई है, तो 3 और 4 जुलाई की आपको यहाँ पे कंबाइंड वीडियो दे रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। उससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, और सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया था, मीराबाई को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब दे दीजिए आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला स्वास्थ्य सुधार में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा रहा है? टोंक। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं कोविड-19 के बारे में जारी किए गए हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कोविड-19 के जितने भी पॉजिटिव है टोंक के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सुधार देखने को मिला है। तो उसी के आधार पर टोंक जिला जो है वो राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। कुछ यहाँ पे स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कि देखिए स्टेट्स तो खैर चेंज होते रहते हैं, डेली आपको पता है कि पॉजिटिव मिलते रहते हैं, रिकवर भी बहुत अच्छे होते रहते हैं। तो टोंक के यहाँ पे हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए थे कि 201 पॉजिटिव में से कुल मिला के 199 रिकवर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से जो रिकवरी ग्रोथ है टोंक की वो 99% है, जो सबसे हाईएस्ट है राजस्थान के अंदर, इसीलिए पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, अगर बात करें पहले स्थान की तो हो गया टोंक। तो टोंक के अलावा लास्ट स्थान पे कौन रहा है, यानी कि सबसे खराब रिकवरी रेट अगर कहें तो किसकी रही है? तो दोस्तों वो रही है बीकानेर की। ठीक है, तो इसी ये जो आंकड़े जारी किए गए इनके अंदर अगर बात करें तो बीकानेर सबसे अंतिम पायदान पर है। वहाँ की जो रिकवरी रेट है वो सबसे लो है राजस्थान के अंदर, 44.91% के साथ। वहाँ पे जो हाल ही में आंकड़े जारी किए गए थे 334 पॉजिटिव केस में से 150 ही रिकवर हुए थे। तो इस हिसाब से वहाँ की जो रिकवरी रेट है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है राजस्थान के अंदर। बस ये आंकड़े आपसे नहीं पूछेंगे, ना ही रिकवरी रेट के कोई आंकड़े पूछेंगे, बस पहले स्थान और लास्ट स्थान का कुछ आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों बात हमने की है टोंक की। तो ये रहा मैप में आपके सामने टोंक। टोंक को क्या कहा जाता है? राजस्थान का लखनऊ, नवाबों की नगरी, नमदों का शहर, ये सभी इसके उपनाम है। और भी काफ़ी है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हाड़ा रानी की बावड़ी है, ये आपको पता है टोंक के अंदर। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ये भी आपको पता है। उसके अलावा यहाँ पे कल्याण जी का मंदिर है डिग्गी मालपुरा में। अच्छा, इसके अलावा टोंक के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी जीके और इम्प्रूव होगी। चाहे एक ही पॉइंट अगर आपको पता हो टोंक के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इंडियन एयरफोर्स ने टिड्डी नियंत्रण के लिए एयरफोर्स के किन हेलीकॉप्टर को राजस्थान में तैनात किया है? हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा MI-17। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये जो टिड्डियों का भी आपको पता है कि बहुत सारी आई है, बहुत नुकसान किया है फसलों को राजस्थान के अंदर, तो उसके नियंत्रण के लिए अब इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। उसके द्वारा क्या किया जाएगा? स्प्रे किया जाएगा, है ना, कुछ दवाई स्प्रे की जाएगी जिससे ये हवा में ही टिड्डियाँ मर जाए। अब ये जो तैनात किया गया है राजस्थान के अंदर, वो कहाँ कहाँ पे तैनात किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स ने जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है MI-17 हेलीकॉप्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में कहाँ पे ये हेलीकॉप्टर तैनात किया है? तो केंद्र सरकार ने बाड़मेर में तैनात किया है, ये आप याद रखना। केंद्र सरकार ने बाड़मेर में तैनात किया है और इंडियन एयरफोर्स ने जोधपुर में तैनात किया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो MI हेलीकॉप्टर हैं ये बाड़मेर में तैनात किया गया है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जोधपुर एयरबेस पर ये तैनात किया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में किस वर्ष के बाद के ओलंपिक से नेशनल मेडलिस्ट तक के खिलाड़ियों को सीधी नौकरी दी जाएगी? किस वर्ष के बाद? 2016 के बाद से जितने भी ओलंपिक के या जो खिलाड़ी है ना, जो भी मेडलिस्ट है, ओलंपिक के हो चाहे नेशनल मेडलिस्ट हो, कोई भी हो, तो उनको 2016 के बाद से सीधी नौकरी दी जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। राजस्थान के जो खेल मंत्री है वर्तमान के अंदर, अशोक चांदना, उन्होंने हाल ही में इसके बारे में बताया। देखिए इसकी बातें बहुत पहले से चल रही थी, ये घोषणा बहुत पहले से चल रही थी, अब हाल ही में इसे लागू किया गया है और इसमें कुल अभी 465 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा इसके अंदर। ये जो वर्तमान में जो भी आंकड़े हैं उनके अनुसार
3 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में अभी 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, बी कैटेगरी के अंदर 13 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, और सी कैटेगरी के अंदर जो बचे हुए खिलाड़ी हैं, जो बचे हुए 465 में से जो भी बचे हुए हैं वो सी कैटेगरी में आएंगे। देखिए, ए कैटेगरी के अंदर बेसिकली जो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, वर्ल्ड कप से संबंधित जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी और ए कैटेगरी में उनको रखा गया है। बी के अंदर जो भी आपके जैसे कि एशियन चैम्पियनशिप है ना, पैरा एशियन है, इस टाइप से ये जो होंगे, मतलब कि एशियन हो गया आपका, दक्षिण एशियाई हो गया, ये जो चैंपियनशिप है ये बी के अंदर आ जाएगी। अच्छा, सी की बात करें तो सी के अंदर जैसे कि आपके रणजी ट्रॉफी होती है, नेशनल होते हैं, वो सभी चीज़ें हैं, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं वो सभी इसके अंदर सी कैटेगरी के अंदर आएंगे। और राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा जो नेशनल खेल खेलने पर ही खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करेगा। मतलब आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश का कौन सा राज्य ऐसा है, पहला राज्य ऐसा बना है जो नेशनल खेलने पर ही खिलाड़ियों को सीधी नौकरी प्रदान करेगा, तो हो गया राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि केंद्र सरकार ने राजस्थान की ऐश्वर्या भाटी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका दोस्तों जो संबंध है राजस्थान के जोधपुर जिले से है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वरिष्ठ अधिवक्ता है ये। कौन? ऐश्वर्या भाटी। नाम आपको याद रखना है इनका, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उन्होंने 29 जून को आदेश जारी कर इनको 3 वर्ष के लिए नियुक्ति मंजूर की है। इनकी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनको बनाया गया है, 3 वर्ष के लिए इनको बनाया गया है और ये पिछले 22 वर्षों से वकालत के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गत वर्ष ही उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता डेजिग्नेट भी किया था। तो बस आपको इनका नाम याद रखना है, ऐश्वर्या भाटी, और इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। जोधपुर से इनका संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान की अतिका शर्मा जो मिसेज इंडिया यूके 2020 की फाइनलिस्ट में जगह बना पाई है, किस जिले से है? देखिए, ये है दोस्तों भीलवाड़ा से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली अभी यहाँ इंडिया में नहीं रहती है, ये यूके में रहती है। पिछले 10 साल से ये यूके में रह रही है। और इनके संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ये जो इन्होंने मिसेज इंडिया यूके 2020 के फाइनलिस्ट में जगह बनाई है, उसके अंदर टोटल जो 300 प्रतिभागी थे उनमें से लास्ट के अंदर टॉप 10 बचे थे, उनमें इनकी जगह बनी थी, तो बहुत अच्छी बात है। और वर्तमान के अंदर यूके कंपनी में हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रही है और 10 साल से ऊपर हो गए इनको यूके में रहते हुए, 10 साल से ये वहाँ रह रही है। ये एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई थी। और अगर बात करें मिसेज इंडिया यूके 2020 की, तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी, मिसेज इंडिया यूके 2020 की। नाम आपको याद रखना है, अतिका शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने 2020-21 के लिए विधानसभा की कितनी कमेटियां गठित की है? तो दोस्तों ये की है 20। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर कुछ कमेटियां और उनके सभापति के नाम बताए थे, अगर आपको याद हो तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूँगा। देखिए, आपके सामने कुछ नाम आ रहे हैं। जन लेखा समिति, जिसके सभापति बनाए गए थे गुलाब चंद कटारिया, ये मैंने आपको बताया था। प्राक्कलन समिति क, जिसके सभापति बनाए गए थे राजेंद्र पारिक। प्राक्कलन समिति ख, जिसके सभापति बनाए गए थे दयाराम परमार। राजकीय उपक्रम समिति, जिसके सभापति बनाए गए हैं हेमाराम चौधरी। और नियम समिति के बनाए गए हैं सभापति सीपी जोशी। इसके अलावा 15 और है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए और इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। उन्होंने 2020-21 के लिए विधानसभा की 20 कमेटियां गठित की है, जिनके अलग अलग सभापति है। तो इतना डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। मोटे मोटे तौर पे कुछ 4-5 बातें बताएं आपको, ये इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिवस दुनिया भर में जो भी डाककर्मी है उनके द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान के रूप में ये मनाया जाता है। और वर्तमान के अंदर भारतीय डाक के महानिदेशक कौन है? अरुंधति घोष। बस ये आपको याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी आपका
1 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का दिवस आपको अगर पूछे तो वो भी आप याद रख लीजिए, कोविड-19 की मृत्यु दर कम करना, ये विषय है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसे। हाल ही में पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। निगार जौहर को, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनको बेसिकली मेजर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, ये पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्हें ये पद दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी सेना के अंदर पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे और बता रहा हूँ। मनमीत कौर, जैसे कि आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, कि पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार है जिन्हें ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। सना मीर की अगर बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर है और इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनती है। सुमन कुमारी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी। ये 2019 के अंदर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बन चुका है। इसके अलावा मैं और इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा, राहुल देव, एक नाम आपने सुना होगा जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं हाल ही में, राहुल देव। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा हाल ही में, करंट में क्वेश्चन रहा था, ये मैंने आपको बताया था। तो इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा जो कि होगा कृष्ण मंदिर। इसके अलावा एक 2019 के अंदर राष्ट्रीय पेय रस घोषित किया था पाकिस्तान ने अपना, यानी कि नेशनल ड्रिंक घोषित किया था, किसको? गन्ने को। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो पाकिस्तान से बनते हैं और पाकिस्तान के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं, पहले भी आपने देखे हुए हैं, तो ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि किस स्थान पर पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा हुई है? नई दिल्ली। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्लाज्मा बैंक है बेसिकली ये दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है और इसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, कोविड-19 रोगी को अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टरों या अस्पतालों को प्लाज्मा के लिए यहाँ संपर्क करना पड़ेगा और यह प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 को अपना परिचालन शुरू कर देगा। तो ये सभी बात हो गई किसकी? प्लाज्मा बैंक की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO कौन बन गए हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के नए CEO कौन बन गए हैं हाल ही में? ये बना है दोस्तों रविंद्र भाकर, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो बेसिकली बोर्ड है, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये बोर्ड फिल्म को रेटिंग देने का काम करता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शंस और देखने को मिल रहे हैं। विक्रम पावक की बात करें, ये ऑप्शन जो आपको दे रखा है, ये BMW ग्रुप इंडिया के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। दिलीप ओमान की यहाँ पे बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। गोविंद राजुलू चिंतला, जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में। किसके बने हैं दोस्तों? नाबार्ड के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके उसे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।